लास्ट पीरियड में अपन जल संबंध पाठ पढ़ रहे थे। जल संबंध में लास्ट में अपन ने पढ़ा था भिन्न भिन्न दाबों में संबंध। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे जल विभव अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? जल विभव अवधारणा। तो देखो दोस्तों, इसी जल विभव अवधारणा क्या होती है कि जब किसी जल पात्र में, जैसे मान लो ये जल पात्र है, जब ये कोई जल पात्र है, ये जल पात्र है, तो जल पात्र में ये क्या है? जल के अणु, जल के अणु, और इसमें क्या है? एक जैविक घटक है। ये क्या है? जैविक घटक। तो देखो दोस्तों, अब जल के अणु है ना, विलाय जो जल के अणु, पात्र में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और जैविक घटक में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। तो देखो अब आता है जल विभव। इसका जो प्रतीक होता है, इसको प्रतीक को बोलते हैं शाही डब्लू। क्या बोलते हैं? शाही डब्लू। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा किसी निकाय में स्वतंत्र जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं जैविक घटक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। जो क्या होगी परिभाषा? जल विभव का मतलब क्या हुआ? जल विभव। तो देखो दोस्तों, किसी निकाय में स्वतंत्र जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा जैविक घटक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव कहते हैं। देखो दोस्तों, जल विभव का प्रतीक होता है साई। इसका जो प्रतीक होता है साई डब्लू, तथा इसका प्रतीक होता है, तथा इसकी इकाई होती है प्रतीक। इकाई होती है पास्कल। या इसको अपन कह सकते हैं बार या वायुमंडलीय पास्कल या बार, या अपन कह सकते हैं वायुमंडल। ये इसकी इकाई होती है दोस्तों, बार या वायुमंडल। अच्छा ठीक है। अब तो देखो, अब इसकी ये जो इस प्रकार ये जल विभव है किसी निकाय, ये जो इसका प्रतीक हो गया, तो ये जो है किसी निकाय में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा, मतलब ये जो गतिशील इनकी ऊर्जा और जैविक घटक में अणुओं की ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को कहते हैं जल विभव। क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे है, ये तो इससे संबंधित है। अब अगला पॉइंट है जल विभव अवधारणा। आर के स्लेटर और एस ए टायलर ने 1960 में दी। देखो
जल विभव अवधारणा आर के सलेटियर एवं एस ए टायलर ने 1960 में दी। अब देखो ऊष्मागति शब्दावली के अनुसार ऊष्मा गतिकी शब्दावली के अनुसार आधुनिक या ऊष्मागतिकी के अनुसार डीपीडी को आधुनिक शब्दावली में जल विभव कहते हैं। क्या कहा जाता है? या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। अब देखो जल विभव के निरपेक्ष मान की गणना करना असंभव है। जल विभव के निरपेक्ष मान की गणना करना असंभव है। ठीक है, इसे शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? निरपेक्ष मान इसका क्या माना जाता है? इसे शून्य माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। देखो, यदि किसी विलायक में यदि इसमें विलेय मिला दिया जाए, तो इसके मान में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो देखो दोस्तों, जल विभव का जो निरपेक्ष मान होता है वो असंभव है और इसको शून्य माना जाता है। और मान लो अगर जो है अगर इसमें विलय मिलाया जाता है तो क्या हो जाती है? इसके जो जल विभव के मान में क्या जाती है? कमी होती है साधारणतः। अब देखो, अब यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जो है विभव उत्पन्न होते हैं ऊष्मागति के अनुसार, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे प्राशन विभव है, दाब विभव है आदि, कुछ शब्दावली अपन पढ़ेंगे। तो देखो आगे, कुछ शब्दावली है। प्रासरण विभव, तो प्रासरण विभव का प्रत्यय होता है साई एस। क्या प्रत्यय होता है इसका? साई एस। प्रासरण विभव का प्रत्यय क्या होता है? साई एस। देखो, अगर विलायक में विलय मिलाने पर
विभव में क्या जाती है, कमी आती है। ऊष्मागतिकी के अनुसार ये जो कमी आती है, विलय मिलाने पर विभव में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक विभव कहते हैं। तो देखो इसका जो प्रतीक क्या है, साई एस, प्राथमिक विभव का प्रतीक तो क्या है, साई एस। तो देखो देखो दोस्तों, विलायक में विलायक में विलय मिलाने पर, विलायक में विलय मिलाने पर, विलायक में विलय मिलाने पर जल विभव में, जल विभव में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। अब देखो तो इसमें ऊष्मागतिकी के अनुसार जल विभव में आई इस कमी को क्या कहते हैं, प्रासरण विभव कहते हैं। ठीक है ना। ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार विभव में आई इस कमी को, विभव में इस कमी को प्रासरण विभव अथवा प्रासरण विभव या विलय विभव कहते हैं। विलय कहते हैं, क्या कहते हैं, विलय विभव कहते हैं। इसका प्रतीक साई एस होता है। इसका प्रतीक साई एस होता है। तो देखो दोस्तों, विलायक में विलय मिलाने पर जल विभव में जो कमी आती है उस आई कमी को ऊष्मागतिकी के अनुसार क्या कहा जाता है, प्राथमिक विभव या विलय विभव कहा जाता है। तो देखो इसमें अब ये जो कुछ परिभाषाएं जो हमें आगे याद करनी पड़ेगी जल विभव अवधारणा को समझने के लिए। जल विभव अवधारणा को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो हो गई आपकी कौन सी, प्राथमिक विभव। अगली परिभाषा है दाब विभव। दाब विभव, दाब विभव साई पी। इसमें थोड़ा सा अपने इसमें संबंध और देख लेते हैं। ये जो है इसके अंदर जो है जल विभव का, ये जो विलय विभव का इसका संबंध और देख लेते हैं। विलय विभव में जो प्राथमिक दाब, देखो विलय विभव में प्राथमिक दाब का मान क्या होता है, ऊष्मागतिकी के अनुसार बराबर होता है। इस विलय विभव पढ़ रहे हैं, विलय विभव, विलय विभव, विभव एवं प्रासरण विभव का मान ऊष्मागतिकी के अनुसार बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, ऊष्मागतिकी के अनुसार ये मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसे विपरीत, लेकिन ये विपरीत आवेश में होता है। लेकिन ये विपरीत आवेश में होता है, विपरीत आवेश का मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो साई एस है तो बराबर आ गया माइनस ओपी, मतलब इसका जो मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, विपरीत, तो विपरीत आवेश में। या इसको अपना ये कह सकते हैं, जैसे मान लो जो है माइनस साई एस होता है तो इसका बराबर क्या होता है, ओ पी।
विपरीत आवेश ये होता है। अर्थात इनका मान क्या होता है, अर्थात जो है प्राश्न विभव और दाब विभव का मान क्या होता है, प्राश्न विभव एवं जल विभव, ये क्या कहेंगे, प्राश्न विभव और जल विभव का मान क्या होता है, इकाई में होता है। ठीक है, तो ये इनका जो मान क्या होता है, इकाई में होता है। प्राश्न विभव, प्राश्न विभव एवं जल विभव, जल विभव का मान इकाई में होता है। हमेशा कैसे होता है, इकाई में। इकाई में होता है, किसमें होता है, इकाई में होता है। तो देखो प्राश्न विभव क्या है, ये कुछ विभव है जो जल विभव समझने के लिए आवश्यक है। विलायक में मिले मिलाने पर जल विभव में जो कमी आती है उस गति के अनुसार इसे प्राश्न विभव या विलय विभव कहा जाता है। इसका प्रतीक सहायक होता है। विलय विभव एवं प्राश्न विभव का मान उष्मागतिकी के अनुसार बराबर होता है। ठीक है ना, प्राश्न विभव ये जो है विलय विभव या प्राश्न दाब का मान, सॉरी ये क्या है, विलय विभव या प्राश्न दाब, दाब का मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विपरीत आवेश में होता है। क्या होता है, विपरीत आवेश में। ये जो है प्राश्न दाब आएगा, ये है ना, यहाँ आएगा प्राश्न दाब। प्राश्न दो, ये ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्राश्न दाब। तो विलय विभव एवं प्राश्न दाब का मान उष्मागति के अनुसार बराबर होता है, लेकिन विपरीत आवेश में होता है। और प्राश्न दाब एवं जल विभव का मान, प्राश्न दाब एवं जल विभव का मान हमेशा क्या होता है, किस में होता है, इकाई में होता है। अगला पॉइंट है आपके दाब विभव। तो दाब विभव साई पी, दाब विभव साई पी। देखो दोस्तों, जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है, स्फीति अवस्था में होती है, तो स्फीति दाब के कारण विभव में आई कमी को दाब विभव कहते हैं। दाब विभव कहते हैं। इसका प्रतीक साई पी होता है। साई पी होता है। इसका प्रत्यय क्या होता है, साई पी होता है। तो देखो इस प्रकार ये जो दाब एक आता है आपकी मैट्रिक्स विभव। अब देखो कोशिका जल, ये जो अभी जैसे मान लो कोई निकाय में जो कोशिका होती है वो जल अवशोषण करती है। एक टॉपिक आपके जो है मैट्रिक्स विभव साई एम, मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव देखो, मैट्रिक्स विभव, मैट्रिक्स विभव
संयुग मैट्रिक्स विभव। देखो दोस्तों, जब कोई कोशिका या कोई सतह जल अवशोषण करती है तो जल अवशोषण को अपने क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जब जब कोई सतह या कोशि जब कोई सतह जब कोशिका की हो या जब कोई सतह जल अवशोषण करती है तो जल अवशोषण करती है तो जल अवशोषण करती है तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स के कारण उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। मैट्रिक्स के कारण उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। इसका प्रतीक साई एम होता है। देखो दोस्तों, साई एम होता है, लेकिन क्या होता है कि जल इसमें जो है प्राश्न क्रिया में अवशोषण जैसी कोई क्रिया ही नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्राश्न क्रिया में जल अवशोषण जैसी क्या नहीं होती है, कोई क्रिया ही नहीं होती है। देखो, यहाँ प्राश्न क्रिया होती है, प्राश्न का महत्व है, अवशोषण का नहीं, अतः इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। देखो, यहाँ प्रासरण का महत्व होता है, अर्थात प्रासरण होता है अवशोषण का नहीं, अवशोषण का नहीं। अतः मैट्रिक्स विभव का मान नगण्य होता है। तो साई एम बराबर क्या होता है, हमेशा यहाँ जो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, यहाँ साई एम बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये साई एम का मान क्या होगा, जीरो होगा। या देखो, इसमें कैसे अपन जो है इसको ऐसे भी लिखते, अब इसको ऐसे लिखेंगे मान रखने पर। देखो अब क्या है, जल विभव एवं अन्य विभव, जल विभव एवं अन्य विभव के साथ संबंध। तो देखो दोस्तों, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई जीरो। तो यहाँ जो है हम जानते हैं कि साई एम का मान क्या है, जीरो। चूंकि हम जानते हैं साई एम बराबर क्या होता है, जीरो। साई एम बराबर क्या होता है, जीरो। अतः किसी निकाय में जल विभव का मान हमेशा
प्रासरण विभव, प्रासरण विभव एवं दाब विभव के योग के बराबर होता है। अर्थात साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये हमेशा मान आएगा। इसका मान क्या होगा, हमेशा क्या होता है, हमेशा इसका मान क्या होगा, योग के बराबर होता है। तो देखो साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये इसका मान है। तो देखो दाब विभव या जल विभव का मान हमेशा क्या है, जो है जल विभव का मान ये होता है किसी निकाय के लिए। ये इम्पोर्टेंट है साहब, मतलब जो है दाब विभव और जल विभव जो है दाब विभव और विलय विभव के योग के बराबर होता है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट जो अपना एक टॉपिक और रह गया अंतः शोषण। तो देखो इसमें जो संबंध आता है हमेशा ये आता है, मैट्रिक्स का मान क्या होता है, जीरो आता है, तो ये जीरो, ये यहाँ जीरो आ जाएगा, और ये जो क्या जाएगा हमेशा ये एम की जगह क्या जाएगा, जीरो। तो ये जो है ये इसके ये इसका मान है, ठीक है ना। यहाँ देखो इसको आगे देखो, अब आता है इसका मान, अब आता है इसमें अंतः शोषण। अंतः शोषण, अंतः शोषण, देखो दोस्तों अंतः शोषण है, देखो कोलाइड या सूखे पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहा जाता है। ये कैसा माना था, ये भौतिक क्रिया है। देखो कोलाइडी या सूखे पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण को अंतः शोषण कहते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया है, ये कौन सी है कि भौतिक क्रिया है। देखो पौधों में प्राथमिक एवं द्वितीयक विधियां पैक्टिन एवं सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन एवं सेलुलोज की बनी होती है। विधियां किसकी बनती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। अतः जो जल स्नेही होती है, जो जल स्नेही होती है। उदाहरण आटे का गूंथना, आटे का गूंथना, ठीक है। जैसे इसमें जो है आटे का गूंथना,
अब देखो इसका महत्व, अंतर शोषण का महत्व, अंतर शोषण का महत्व। देखो दोस्तों, अंतर शोषण का जो महत्व है, पहला महत्व तो क्या है, बीजों में अंकुरण के समय, बीजों में अंकुरण इसके द्वारा होता है, अंतर शोषण के द्वारा होता है। पहला महत्व तो बीजों में अंकुरण अंतर शोषण के द्वारा होता है। दूसरा, पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया, जैसे कोई चीज सूख गई, जैसे मान लो कोई फल सूख गया या कोई जैविक घटक सूख गया और उसको जल अवशोषण हो जाता है तो उससे जो है पुनर्जीवित हो जाता है। तो पादप एवं पादप भागों में पुनर्जीवन की क्रिया। देखो दोस्तों, अंतर शोषण जैसे कोलाइडी पदार्थ, कोलाइडी या सूखे पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है, अंतर शोषण कहा जाता है। ये भौतिक क्रिया पौधों में प्राथमिक द्वितीय की जो भित्तियां होती है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जो जल से नहीं होती है। क्या होती है, जल से नहीं होती, जिसके कारण ये क्या करती है, जल का क्या कर लेती है, अवशोषण करती है। ठीक है ना, जो है जिसके कारण ये क्या होती है, जल से नहीं होती है, अतः जल अवशोषण करती है। ठीक है, अतः ये क्या होगा, अवशोषण होगी। और इसी जैसे आटे का गूंथना, अंतर शोषण का महत्व जो बीजों में अंकुरण के समय, बीजों में अंकुरण की जो क्रिया होती है वो इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा, अंतर शोषण के द्वारा होती है। पादप एवं पादप भागों में पुनर्जीवन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है, अंतर शोषण के द्वारा ही होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है, अंतर शोषण, ये अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, कोलाइडी पदार्थ, जैसे मान लो कैसे अंतर शोषण की क्रिया, जैसे मान लो बरसात के दिनों में जो है लकड़ी के किवाड़ों और दरवाजों का फूल जाना या लकड़ी के भागों का फूल जाना, ये भी एक प्रकार का अंतर शोषण क्रिया है। क्या है, अंतर शोषण क्रिया है। ठीक है, अब इसको कई जगह भौतिक क्रिया मानते हैं, इसमें बेसिकली इसको भौतिक क्रिया माना जाता है, इमेजिनेशन को। लेकिन जैसे जैविक क्रियाओं में इसका अहम रोल है। यहाँ बेसिकली ये जैसे आटे का गूंथना है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसके द्वारा हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आप इसे जो है टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, जल विभाग से पढ़ने दिया है, और इसको ध्यान से पढ़ें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद।